नोएडा में निकी भाटी की मौत मामले ने तूल पकड़ा है। निकी के पति विपिन भाटी और उसके ससुर जेठ समेत परिवार के बाकी लोगों पर शिकंजा कसा जा रहा है। सोशल मीडिया पर निकी के साथ मारपीट और बाद में जलने से उसकी मौत का वीडियो सबको चौंका रहा है। आरोप निकी के पति विपिन भाटी पर है कि उसने निकी पर तेल छिड़क कर आग लगा दी, जिससे जिंदा जलने से उसकी मौत हो गई। निकी के परिवार वाले उसके लिए फांसी की मांग कर रहे हैं। निकी के परिवार का आरोप है कि उनसे 36 लाख रुपए की दहेज की मांग लगातार विपिन भाटी के परिवार की ओर से की जा रही थी, जिसके चलते निकी और उसकी बहन से मारपीट की जाती थी, क्योंकि दोनों बहनों की शादी एक ही घर में की गई थी। हालांकि आरोपी विपिन भाटी का परिवार सभी आरोपों से इनकार कर रहा है। वहीं मामले की जांच जारी है, लेकिन सवाल है कि पुराने वक्त में कभी उपहार और स्त्री के भविष्य की सुरक्षा के लिए दिया जाने वाला दहेज आखिर कैसे सामाजिक बुराई बन गया। और आज हालात ये हैं कि हर दिन 20 से 22 महिलाएं दहेज प्रताड़ना या हत्या का शिकार होती हैं। आज बात इसी की करेंगे। सबसे पहला सवाल ये कि आखिर ये दहेज होता क्या है। वर्तमान समय में दहेज उस संपत्ति को कहा गया है जो शादी के समय वर यानी दूल्हा पक्ष को वधू पक्ष यानी दुल्हन पक्ष की ओर से दी जाती है। इसमें सभी मूल्यवान वस्तुएं शामिल होती हैं, जैसे संपत्ति, रुपए, जमीन, घर, सोना चांदी, वाहन या अन्य कोई भी मूल्यवान वस्तु। तो क्या हर वस्तु जो शादी के वक्त मायके से दुल्हन को दी जाती है वो दहेज है? नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल अगर शादी के समय लड़की के माता पिता या रिश्तेदार स्वेच्छा यानी कि अपनी इच्छा से बेटी को तोहफे में गहने, कपड़े या घर का सामान देते हैं और उस पर लड़के वालों का कोई दबाव या शर्त नहीं होती है, तो उसे दहेज नहीं, उपहार यानी कि गिफ्ट माना जाता है। लेकिन दहेज की शुरुआत आखिर कब हुई, ये जानना सबसे पहले जरूरी है। दरअसल दहेज लेने का सबसे पहला कोई लिखित उदाहरण तो नहीं मिलता है, लेकिन यह माना जाता है कि उत्तर वैदिक काल में, भारत की हम खास तौर पर बात कर रहे हैं, इसकी शुरुआत हुई थी, जब इसे वहतु के नाम से जाना जाता था, यानी विवाह के वक्त लड़की को पिता द्वारा उपहार स्वरूप संपत्ति या गहने देना। लेकिन वैदिक काल में दहेज की वर्तमान जैसी कुप्रथा नहीं थी। जो उपहार वहतु के रूप में पिता से लड़की को मिलते थे वो दुल्हन की निजी संपत्ति माने जाते थे और उस पर पति या ससुराल पक्ष का कोई अधिकार नहीं होता था। लेकिन मध्यकाल आते आते वहतु में बदलाव हुआ और ये स्त्री धन कहलाने लगा। अब लड़की के पिता अपनी हैसियत के मुताबिक बेटी की संपत्ति और धन उन्हें देने लगे। लेकिन मध्यकाल में भी स्त्री धन सुरक्षा और सहारे के लिए ही होता था। इसमें किसी भी तरीके का लेन देन या किसी तरह की कोई शर्त दूल्हे पक्ष की ओर से नहीं होती थी। यानी हम मान सकते हैं कि मध्यकाल तक भी ये किसी कुप्रथा के रूप में नहीं बदला था। वहीं मध्यकाल के बाद धीरे धीरे ये प्रथा विकृत होने लगी और आधुनिक काल आते आते इसने कुप्रथा का रूप लेना शुरू कर दिया, जिसमें वर पक्ष की ओर से रुपए, पैसे, जमीन, घर और वाहन तक की जो मांग है वो दहेज के रूप में होने लगी, जिससे कि दहेज शोषण और सामाजिक बुराई का रूप लेने लगा। वहीं आपको यह भी बताते हैं कि आखिर किस किस धर्म में दहेज की ये प्रथा जो है उसका जिक्र मिलता है। वैसे दुनिया के हर धर्म में लगभग इसका जिक्र मिलता है, लेकिन भारत में प्रमुख धर्मों की अगर बात करें तो सबसे पहले हिंदू धर्म में धर्म ग्रंथों और पौराणिक कथाओं में विवाह के समय कन्याओं को उपहार, आभूषण, संपत्ति देने का वर्णन है, लेकिन यह वहतु के रूप में होता था, आज की दहेज की कुप्रथा की तरह नहीं। वहीं इसके अलावा इस्लाम धर्म की बात करें तो इसमें भी दहेज का चलन दिखता है। इस्लाम में बिना मजबूरी और खुले दिल से दिए गए तोहफों को जायज बताया गया है। इसके साथ ही ईसाई धर्म में भी दहेज का चलन दिखता है। सिर्फ भारत में ही नहीं, यूरोप के भी कई हिस्सों में कन्या पक्ष की ओर से दूल्हे या उसके परिवार को जो दहेज है वो दिया जाता था। मध्यकालीन अगर इतिहास की बात करें तो इसमें भी ईसाई समाज में विवाह तय करने और सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए दहेज की जो भूमिका है वो नजर आती है। इसके अलावा अन्य धर्मों की बात करें तो यहूदी हो, बौद्ध हो और भी जो अन्य प्राचीन धर्म और संस्कृतियां हैं, उसमें भी विवाह के समय लड़की को उपहार या संपत्ति देने की परंपरा जो है वो मिलती है। हालांकि इसे आज जैसा दहेज नहीं कहा जा सकता है।
वहीं दुनिया में आखिर क्या सिर्फ भारत में ही दहेज लेने की परंपरा रही है या फिर अन्य देशों में भी इसका जिक्र मिलता है? अगर कुछ इतिहासकारों की माने तो सिर्फ भारत ही नहीं, अफ्रीका हो, एशिया हो और यहां तक कि यूरोप के भी कई हिस्सों में दहेज प्रथा का जो उल्लेख है, जो जिक्र है, वो नजर आता है। लेकिन ये अलग अलग तरीके से ली जाती थी और वर्तमान की जो कुप्रथा है, जिसने कुप्रथा का रूप इस वक्त में ले लिया है, वो इस तरीके की नहीं थी। वर्तमान में किस तरह से ये जो दहेज लिया जा रहा है, जो कुप्रथा का रूप इस वक्त ले चुकी है। वहीं वर्तमान में जो हालात इस दहेज कुप्रथा के नजर आते हैं, इसकी मांग आखिर किस तरीके से होती है, यह भी समझिए। दरअसल शादी के पहले या बाद में नोट या बैंक ट्रांसफर के रूप में पैसों की मांग की जाती है। इसके साथ ही सोना हो, चांदी हो या फिर गहने हो, ये भी कई बार मांग लिया जाता है। कभी मकान या भूमि तक का, यहां तक कि वाहनों की भी मांग होती है। इसके साथ ही दहेज में टीवी हो, फ्रिज, एयर कंडीशनर, कपड़े और यहां तक कि शादी समारोह में खर्चे और आलीशान शादी समारोह की मांग भी दहेज के रूप में की जाती है। कुछ लोग इसे अपनी इच्छा से करते हैं तो कुछ लोग सामाजिक दबाव में, क्योंकि एक पक्ष ऐसा भी है जो मानता है कि ज्यादा दहेज देने से लड़की को ससुराल पक्ष में सम्मान मिलता है, यानी कई बार दुल्हन पक्ष की ओर से भी इसे बढ़ावा दिया जाता है। वही अब आपको बताते हैं कि भारत में इसे लेकर आखिर जो दहेज कानून है वो कब बना और ये क्या कहता है। भारत में दहेज कानून, जिसे दहेज निषेध अधिनियम कहा जाता है, सन 1961 में बनाया गया था। दहेज निषेध अधिनियम को 1 मई 1961 को संसद द्वारा पारित किया गया। 1 जुलाई 1961 से इसे पूरे देश में लागू किया गया। हालांकि इस कानून में वक्त के साथ साथ कई बार संशोधन भी किए गए हैं, जिससे इसकी सजा और इसके जो दंड के प्रावधान है उन्हें सख्त बनाया जा सके। इस कानून में दहेज लेना, देना या उसकी मांग करना पूरी तरीके से प्रतिबंधित है और इसे अपराध की श्रेणी में रखा गया है। वहीं दहेज केस में कितनी सजा हो सकती है ये भी जान लीजिए इस कानून के तहत। दरअसल इस कानून के तहत दहेज मांगने या लेने पर 3 साल तक की कैद और जुर्माने का दंड हो सकता है। अगर दहेज के कारण महिला की मृत्यु होती है या वो आत्महत्या करने पर मजबूर होती है तो दहेज हत्या तक का केस दर्ज किया जाता है, जिसमें आजीवन जेल की भी सजा हो जाती है। इसके अलावा धारा 498A के तहत पति या ससुराल वालों के खिलाफ घरेलू हिंसा और प्रताड़ना के मामलों में भी जो सख्त सजा है उसका प्रावधान किया गया है। लेकिन सवाल यह भी कि सख्त कानून होने के बाद भी आखिर क्यों दहेज के जो मामले हैं वो सामने आते रहते हैं, या आखिर रुकते क्यों नहीं है, क्यों खुलेआम दहेज जो है वो दिया जाता है। दरअसल इसके कुछ कारण बहुत अहम हैं जिन्हें समझना जरूरी है। सबसे पहले है सामाजिक और सांस्कृतिक दबाव। दहेज प्रथा कई पीढ़ियों से चली आ रही है और इसे समाज में एक पारंपरिक रिवाज अब कहीं ना कहीं माना जाने लगा है। कई परिवारों का यह भी मानना है कि दहेज देने से सम्मान और सुरक्षा लड़की को ससुराल में मिलती है। दूसरा कारण है आर्थिक। दूल्हे की शिक्षा, पेशा और सामाजिक स्थिति के अनुसार भी दहेज की मांग बढ़ती है। बेटों के पालन पोषण में हुए खर्चों की वापसी के लिए दुल्हन के पिता अक्सर दहेज के रूप में पैसा देते हैं। वहीं महंगाई और जीवन की जो बढ़ती हुई आवश्यकताएं हैं, इसकी वजह से दहेज की जो मात्रा है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर लगातार बड़ी बड़ी शादियां हो रही हैं, महंगे दहेज दिए जा रहे हैं, इसके बाद भी दहेज के आंकड़े क्या कहते हैं, क्या ये कम हो रहे हैं? दरअसल आंकड़े ये बताते हैं कि देश में हर दिन 20 से 22 बेटियां दहेज प्रताड़ना या दहेज हत्या का शिकार होती हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी कि NCRB के मुताबिक साल 2022 में ही दहेज हत्या के कुल 6,450 मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें लगभग 80% मामले उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और हरियाणा से सामने आते हैं। और अगर इसमें उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2,218 मामलों के साथ सबसे ज्यादा हैं। बिहार की बात करें तो 1,057 मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में यह आंकड़ा 518 मामलों का है। और ये वो मामले हैं जिनको रिकॉर्ड किया गया है, जो सामने आए हैं। मामले इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। वहीं दहेज के बढ़ते मामलों को लेकर आपका क्या मानना है और इस कुप्रथा से आखिर कैसे बचा जा सकता है, इस कुप्रथा को कैसे रोका जा सकता है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।